हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईईपीएल क्लासरूम। मैं हूं मोहम्मद आलम और आपका ईईपीएल क्लासरूम में स्वागत है। ये आप हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का 11th का फर्स्ट चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहले जानते हैं कि ये डायमेंशंस होता क्या है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने हुए हैं तो कितना बार यूज करके बना है, कितना बार यूज करके कोई फिजिकल क्वांटिटीज बना है। यानी कि कोई अगर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी ना किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है। किसी ना किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है। लेकिन याद रखना है, इसमें डायमेंशन का जब बात आता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कितना बार यूज करके बना है, कितना बार उसका यूज करके बना है। जैसे अगर हम बात करें एरिया, तो एरिया का यूनिट हो जाता है हम लोग का मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बना है कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है, लेंथ से। और कितना बार, लेंथ का 2 टाइम्स यूज किया है। ये जो मीटर स्क्वायर जो बना हुआ है, तो ये हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ, लेंथ का 2 बार यूज करने पर हम लोगों का बनता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया का यूनिट। तो यही चीज हम लोगों को बताना है कि जितने भी हम लोग के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने और उनका कितना बार यूज करके कोई हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना है, कितना बार यूज करके बना है, ये जब हम लोग बताते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आगे बात करें हम, जैसे अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स हम लोग का बनता है, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन से बनता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर देखेंगे मास का हम लोग क्या लिखेंगे, केजी, और एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये जो फोर्स जो कि एक हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ये किससे बना है, मास का एक बार यूज हुआ है, लेंथ का एक बार यूज हुआ है, और टाइम का 2 बार यूज हुआ। लेकिन याद रखिएगा ये इनवर्स में यूज हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स में यूज हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहां कि टाइम यूज हुआ है 2 बार लेकिन इनवर्स। तो ये जो तरीका है बताने का कि कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बना है, ये जो बताने का तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। तो इस तरह से नाम लिख करके इसको थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा सुविधाजनक करके इसको जब हम लिखते हैं, जैसे मास को हम लोग क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, लेंथ को l लिखेंगे और टाइम को t लिखेंगे और पावर जितना रहेगा उतना हम लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से लिखने का जो तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और कभी कभी इसको हम लोग बोल देते हैं डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा ये जो हम लोग लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और अ फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस क्या क्या है। तो आपको याद रखना होगा, जैसे मास का क्या हो जाएगा, मास का होगा m। और हमेशा याद रखें जब भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे या डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये नियम है, ये इसको आपको फॉलो करना है हमेशा। मास हो गया, अगर लेंथ का बात करें तो लेंथ का क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा टी। आमतौर पर यही 3 ज्यादा यूज होते हैं। इससे आगे भी है, जैसे करंट का ए हो जाएगा, करंट का ए हो जाएगा डायमेंशन। उसी तरह से टेम्परेचर का के हो जाएगा, टेम्परेचर का के हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स का एन लिख लेंगे, और कैंडला जो आता है हम लोग का 7वां, ये हम लोग का हो गया पहला।
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में आ जाएगा हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है हम लोग का मोल, और उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली एल लिखेंगे। और फिर साथ में अगर आ जाएगा केंडला, तो केंडला का हम लोग कैपिटल जे लिखेंगे। मेनली हम लोग का यही ज्यादातर यूज होता है, ये तीन ज्यादातर यूज होंगे। तो अब आते हैं हम लोग कि डायमेंशंस कैसे निकाला जाए, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फोर्स का भी अभी हमने देखा कि फोर्स का क्या हो जाएगा, अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने हैं तो आप ध्यान रखें कि उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा उसको। तो फोर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हम लोग, और इसका अभी हमने निकाला क्या था, ML_T-2। सबसे पहली बात कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखेंगे या डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन तब बोलेंगे जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। तो जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे होंगे हम लोग, तो पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस का जो हम लोग का सिंबल है, जैसे मास के लिए m है, लेंथ के लिए l है, टाइम के लिए t है, करंट के लिए a है, ये सारा चीज पता होना चाहिए, पहला। दूसरा, आमतौर पर जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो वो होगा क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे फोर्स का, तो फोर्स का आपको पता होगा कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इस तरह का जितना भी हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसका कम से कम फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो चीज अगर पता है तो तमाम जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, सारे क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी का बात करें तो एनर्जी आमतौर पर क्या होता है, वर्क और एनर्जी एक ही होता है। तो वर्क आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 9 या 10 क्लास में पढ़ा होगा, क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का बात आएगा या डायमेंशनल इक्वेशन, तो इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे। अब यहां से फोर्स का हमें पता है तो इसको हम लोग लिख देंगे ML_T-2। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो सिर्फ एक लेंथ है, ये हो गया 10। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। अब इन सब को जैसा हम लोग मैथ्स में करते हैं, L यहाँ पर पावर 1 है, L पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, L पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ML/T-2। अच्छा, कुछ यहाँ पर आपको अरिथमेटिक आना चाहिए, जैसे h⁻m इंटू h⁻n क्या होता है, h⁻m+n, h⁻m अपॉन h⁻n क्या होगा, ये h⁻m-n। अगर कभी ऐसा मिल जाए h⁻m होल पावर m, तो ये बन जाएगा h⁻m/n बन जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और अगर h⁻m है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/h⁻n, या फिर इस तरह से रहे 1/h⁻n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h⁻n। इन सारे चीजों को याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, ये पावर एंड एक्सपोनेंट। तो उसी का यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ l का पावर 1 है इंटू, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है, और यहाँ l का पावर 1 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके हिसाब से, तो क्या बन जाएगा, ये L2 बन जाएगा। तो इन सारे चीजों को याद रखिएगा, इसका यूज आपका होगा डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी निकालेंगे। ठीक है, अब आगे कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे पावर आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th में, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ वर्क का आपको पता है, तो जब भी हम निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर देंगे इसको, हालांकि इसको यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। तो पावर का डायमेंशनल इक्वेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वर्क का पता होना चाहिए। वर्क का कितना आ गया, अभी निकाले, ML/T-2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है, t। अब यहाँ पर देखिए t का पावर 1, ये कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ t⁻⁻2 और ये है t का पावर 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा,
ml2 पहले से है हमारा यहाँ t-2, जैसे ये क्या बन जाएगा t-2 -1, इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली t⁻³ तो इस तरह से जितने भी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनका हम डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो आपने 9th 10th में किया होगा, जैसे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, मोमेंटम यहां पर लिख दीजिए, मास का क्या हो जाएगा, सिंपली m होगा। अच्छा, वेलोसिटी का हमको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को क्या लिखेंगे, लेंथ पर सेकेंड, यानी कि t⁻⁻1, इस तरह। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्या बन जाएगा हम लोगों का, ये बन जाएगा ml t-1। तो इस तरह से हम लोगों को मोमेंटम का मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इसमें टू चेक कंसिस्टेंसी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, तो इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं मेनली। एक होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई अगर इक्वेशन है तो उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं, जैसे टू चेक जैसे इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी में जैसे फोर्स और वेलोसिटी को कभी नहीं जोड़ सकते, ऐसा एकदम पॉसिबल है ही नहीं कि फोर्स प्लस वेलोसिटी को जोड़े और यहां पर कुछ आ जाए, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं, ये जोड़ ही नहीं सकते। तो ये सारा चीज ये बताता है, जैसे वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट हम कभी नहीं जोड़ सकते, एनर्जी प्लस फोर्स कभी नहीं जोड़ सकते, ये सब जोड़ा जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंसी का आ जाता है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि S = UT प्लस हाफ AT²। तो यहां पर जब देखिएगा टर्म वाइज देखिए, दिस टर्म एंड दिस टर्म, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहां जब आप निकाल के देखिए, जैसे ये एस क्या है, ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, इसका जब आप डायमेंशन देखिएगा तो एल आएगा। इसका भी डायमेंशन चेक कीजिए, मीटर पर सेकेंड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो मीटर पर सेकेंड एंड ये भी सेकेंड ही होगा। तो अब जब देखिएगा तो ये सेकेंड काट करके क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा, यानी कि इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एल आएगा। आगे इसका डायमेंशन अगर आप देखना चाहें तो एक्सीलरेशन का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर टाइम स्क्वायर है, यानी कि सेकेंड स्क्वायर। ये फिर एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, यहाँ से फिर आपको डायमेंशन मिलेगा क्या, एल का। तो यहां से देखने को क्या मिला कि इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल। इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर किसी इक्वेशन में टर्म वाइज अगर उसका डायमेंशन सेम नहीं है तो इक्वेशन टोटली रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रहा है तो वो इक्वेशन 100% रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है इसका मतलब इक्वेशन रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंसिस्टेंसी दिख रहा है तो वो इक्वेशन सही है।
जैसे जैसे अगर इस इक्वेशन को अगर हम लिख दें एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन एल आ जाएगा, इसका भी डायमेंशन एल आ जाएगा और इसका भी डायमेंशन एल। तो यहां पर कंसिस्टेंसी है, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में ये हम लोग का राइट इक्वेशन है, ये राइट इक्वेशन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप नोट कर दीजिए कि जब कोई इक्वेशन में कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रहा है तो 100% रॉन्ग है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 100% राइट है। वो राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिला तो वो पक्का 100% वो रॉन्ग है। दूसरा आगे और क्या होगा कि हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? डिड्यूसिंग रिलेशन, डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें क्या होगा कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का ये सेकेंड हम लोग का एप्लीकेशन है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो किसी चीज पर किन्हीं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर वो डिपेंड करता है, तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। जैसे जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो वो अपना एक साइकिल पूरा जब करता है, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड। अब ध्यान दीजिए, ये टाइम ऑफ पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इसके लेंथ पे। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है कितना लंबा होगा उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इस बॉब का मास क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, और दूसरा क्या है कि इस पे जो पुल लग रहा है, इधर पुल यानी जी का वेग, इस पर भी ये निर्भर कर सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है ऑफ ए पेंडुलम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसका? एल का, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है जी का, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एम का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये कितना बार यूज हुआ है वो हमें नहीं पता, तो हम मान के चलते हैं कि इसका पावर ए है, यानी कि ये पावर ए लेकर के इसका यूज हो रहा है और टाइम पीरियड बन रहा है। इसका मान लेते हैं कि ये बी टाइम्स यूज हो रहा है, या फिर जी का पावर बी से रिलेट कर रहा है ये, और ये सी से रिलेट कर रहा है। जब इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि के एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल ए जी टू द पावर बी और एम टू द पावर सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे, टाइम पीरियड का अगर डायमेंशन निकालें तो इसका डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। सिंपली टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, और उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी। अब इन चीजों का देखते हैं। के तो एक कांस्टेंट है, उसको डायमेंशन लेस मानते हैं। एल का डायमेंशन हो जाएगा, हम लोग का लेंथ है तो एल हो जाएगा, एल टू द पावर ए। अच्छा, जी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल टी टू द पावर -2, और इसका भी पावर हो जाएगा बी। फिर ये मास है, मास, ठीक है। ये मास जो है, मास का क्या हो जाएगा? एम टू द पावर सी। सभी चीजों को अगर आपस में मिला दें, सभी चीजों को, ये सब मल्टीप्लाई है एक दूसरे से, और इससे हमको इक्वेट करना है डायमेंशन, तो सबको अगर मिला दें तो यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर एल ए और यहां पर कितना है? एल बी। तो एल का पावर कितना है? ए प्लस बी है। अगर टाइम का देते, अच्छा एम का भी देख लीजिए, तो एम का पावर कितना है? एम का पावर सी है। अगर टाइम देखें तो टाइम का पावर कितना है? अभी बता चुके हैं हम कि x टू दी पावर n रहे और उसका भी पावर n रहे, तो ये क्या बन जाता है? x टू दी पावर mn। तो यहां पर देखिए कि t का पावर -2 है, फिर b है, तो क्या हो जाएगा? t टू दी पावर -2b। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? t टू दी पावर -2।
ये सारा चीज। अब इसको हमको इक्वेट करना है किसके साथ, इसके साथ इक्वेट करना है, ठीक है। कैसे इक्वेट करें, कैसे इक्वेट करें भाई, तो इसके साथ हमको कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। अगर इधर देखें, इधर लेफ्ट साइड में m का पावर 0 है, तो यहां पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहां जो है लेंथ है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि लेंथ का पावर भी 0 है, तो लेंथ का पावर इधर a प्लस बी है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब अगर देखें हम इधर t का पावर कितना है 1 है और t का पावर -2 भी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं -2b = 1, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया -1/2। अब इसी चीज को ये b का वैल्यू अगर यहां रख दें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, a का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। जैसे ही हम लोगों को ये मिल गया, अब आगे क्या कर सकते हैं, इन चीजों को यूज करके अब हम लोग टाइम पीरियड को क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां से अब हम यहां लिखना शुरू करते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा t, ये रहा k, तो l का पावर a है, तो l का पावर कितना हो जाएगा हाफ, l का पावर हाफ। अच्छा, g का पावर b है और b का वैल्यू कितना है -1/2, तो यहां हम लिख देंगे g का पावर -हाफ। अच्छा, m देखिए m का पावर है c और उसका पावर कितना है 0, तो m का पावर वहां 0 हो गया, m का पावर 0। अब इसको अरेंज करके अगर हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये रहा k, इसको क्या लिखेंगे √l, और इसको g को क्या लिख सकते हैं 1/√g, और ये m⁻0 तो वो 1 हो गया। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा √l/g, और यही है हम लोग का आंसर। और एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम पीरियड जब आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, तो जब ऑसिलेशन पढ़ाया जाएगा उस समय आपको मिलेगा टाइम पीरियड = 2π × √l/g, जो कि सिमिलर है इसी प्रकार। तो ये हो गया हम लोग का, ये फर्स्ट चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो EEPL क्लास रूम जरूर आइए, यहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर विजिट कीजिए और एडमिशन लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि अच्छा से पढ़ाया जा सके। थैंक यू।